प्यारे बच्चों, आप सभी लॉकडाउन के कारण अपने अपने घरों में हैं। ऐसे समय में हम लेकर आए हैं आपके लिए डिजी साथ कार्यक्रम। इसके माध्यम से आप प्रत्येक दिन सोमवार से शुक्रवार तक पूर्वाह्न 10 से 12 तथा अपराह्न 1 से 2 बजे तक अपने अपने कक्षाओं के अनुरूप कार्यक्रम देख सकेंगे। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखंड। जोहार, JCERT की डिजिटल शाला में आपका स्वागत है। आज के सत्र में हम कक्षा 10 के हिंदी व्याकरण विषय के पाठ वाच्य के बारे में जानेंगे। विद्यार्थियों, आप पिछली कक्षा में रचना के आधार पर वाक्य के भेद जो आपके कक्षा 10 के हिंदी व्याकरण के पाठ्यक्रम में था उसको पढ़ चुके हैं। अब हम वाच्य के बारे में पढ़ेंगे। अगला पाठ्यक्रम में जो विषय दिया गया है व्याकरण के पाठ्यक्रम में कक्षा 10 के लिए वाच्य है। तो रचना के आधार पर वाक्य के भेद आप पढ़ चुके हैं। आइए अब हम वाच्य के बारे में पढ़ते हैं। वाच्य का अर्थ हुआ बोलने का विषय, यानी हम जो भी वाक्य बोलते हैं उस वाक्य में प्रधानता किसकी है, उस वाक्य में प्रधानता किसकी है, कर्ता की है, कर्म की है या फिर क्रिया की है, किसकी प्रधानता है। एक और बात आपको ध्यान रखनी जरूरी है, वह यह, पिछली कक्षाओं में आप क्रिया के बारे में पढ़ करके आए हैं। 9वीं कक्षा में आप क्रिया के बारे में पढ़ करके आए हैं। यह क्रिया कर्ता के अनुसार है या कर्म के अनुसार है या फिर खुद अपने अनुसार है, अपने भाव के अनुसार प्रयोग की गई है। तो क्रिया के प्रयोग से ही हम यह जान पाते हैं कि वाक्य में प्रधानता किसकी है, कर्ता की है या कर्म की है या खुद क्रिया की प्रधानता है। आप यह भी जानते हैं कि कर्ता का जो लिंग, वचन, पुरुष होगा उसी अनुसार क्रिया का भी लिंग, वचन और पुरुष होगा। इसी तरह जहाँ कर्म की प्रधानता होगी वहाँ पर जो कर्म का लिंग, वचन और पुरुष होगा वही लिंग, वचन और पुरुष क्रिया की भी होगी। अब यहाँ मैंने करण और काल यह भी लिखा है। इसके बारे में भी आपको स्मरण रखना जरूरी है। क्यों? क्योंकि जब आप वाच्य परिवर्तन करेंगे, यानी एक वाच्य से दूसरे वाच्य में रूपांतरण करेंगे, रचनांतरण करेंगे, परिवर्तन करेंगे, बदलाव करेंगे, तो वैसी स्थिति में आपको करण कारक का प्रयोग करना होगा और क्रिया के काल का भी ध्यान रखना होगा। इसीलिए मैंने करण और काल भी यहां पर लिखा है। तो वाच्य पढ़ने के लिए आप क्रिया को स्मरण कर लें, कर्ता, कर्म और करण को स्मरण कर लें, लिंग, वचन, पुरुष और काल को स्मरण कर लें। यहां मैंने 4 वाक्य लिखे हैं, आप देख रहे हैं। पार्थ रोटी खाता है, पार्थ ने रोटी खाई, पार्थ के द्वारा रोटी खाई जाती है या गई। ये मैं क्यों लिखा हूं, जब इस वाक्य पर आऊंगा तो मैं विस्तार से बताऊंगा आपको। पार्थ से खाया जाता है। एक ही कर्ता पार्थ को लेकर चार वाक्य बनाए गए हैं। अब ध्यान दीजिए, पार्थ रोटी खाता है, पार्थ कर्ता है और इसका लिंग क्या है, तो यह पुल्लिंग है। वचन क्या है, तो एक वचन है। पुरुष क्या है, तो अन्य पुरुष है। आप उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष पढ़े होंगे। तो यह पुल्लिंग, एक वचन और अन्य पुरुष है।
क्रिया से हमें पता चलता है कि यह क्रिया कर्ता के अनुसार ही प्रयोग की गई है, यानी पुल्लिंग, एकवचन और अन्य पुरुष में प्रयोग की गई क्रिया है। इसका काल क्या है? तो वर्तमान काल है, खाता है, वर्तमान काल। यह हमें क्रिया से पता चलता है। आप देख रहे हैं, जैसा कर्ता है वैसी ही क्रिया है, यानी इस वाक्य में कर्ता की प्रधानता है। इस तरह के वाक्य वाच्य में कर्तृवाच्य कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कर्तृ। उच्चारण में ध्यान दीजिएगा, बहुत जगहों पर गलत उच्चारण किया जाता है, या आप सुने भी होंगे, करते भी होंगे। यह बना कैसे है तो मैं यहां पर संक्षेप में आपको दिखा देता हूं। क है, अ है, र है, त है और इसमें री की मात्रा है, तो यह कर्तृवाच्य है। क्या है? कर्तृ। इस तरह से सही उच्चारण इसका करना है आपको। कर्तृ 2-4 बार 10 बार आप बोल करके लगातार इसका अभ्यास करेंगे तो आ जाएगा। मैं पुनः बोल रहा हूं, सुन लीजिए। कर्तृवाच्य, कर्तृ। अब आगे देखिए, तो कर्ता के अनुसार ही यह क्रिया है, इसीलिए इसमें प्रधानता किसकी है? कर्ता की प्रधानता है। और कर्ता की प्रधानता होने के कारण ही, यानी कर्ता के अनुसार ही क्रिया होने के कारण ही यह वाच्य क्या कहलाया? कर्तृवाच्य कहलाया। इस वाक्य में ध्यान दीजिए, इस वाक्य में कर्ता की प्रधानता है। और यह हम कैसे जान पाते हैं? तो क्रिया से जान पाते हैं। अब दूसरा उदाहरण देखिए। पार्थ ने रोटी खाई। पार्थ कर्ता, जैसा कि आपने देखा, एकवचन, पुल्लिंग, अन्य पुरुष का कर्ता है, लेकिन क्रिया यहां पर पुल्लिंग न होकर के स्त्रीलिंग हो गई, खाई। क्यों? इस रोटी कर्म के अनुसार क्रिया का प्रयोग हो गया। ध्यान दीजिए, यहां क्रिया का प्रयोग रोटी कर्म के अनुसार हुआ है, तो इसमें किसकी प्रधानता मानेंगे हम? क्या रोटी की प्रधानता मानेंगे? नहीं। ध्यान देने की बात है, बहुत सतर्कता से देखिए। प्रधान कर्ता ही है। आप 9वीं कक्षा में कर्ता के साथ ने का प्रयोग पढ़कर आए हैं। 9वीं कक्षा में कर्ता के साथ ने का प्रयोग पढ़कर आए हैं। कर्ता ही प्रधान है और इसके ने के प्रयोग के कारण ही इस कर्म के साथ खाई क्रिया का प्रयोग कर दिया गया है। इसका पूरा का पूरा रूप बदल गया। यह क्रिया कर्ता के साथ, यहां पार्थ के साथ ने जुड़ते ही यह क्रिया भूतकालिक क्रिया के भूतकाल रूप का प्रयोग हुआ है और साथ ही क्रिया कर्म के अनुसार हो गई है, लेकिन प्रधानता कर्ता की ही है। इसलिए यह वाक्य तो कर्तृवाच्य था ही, यह वाक्य भी कर्तृवाच्य ही है। अब एक और उदाहरण तीसरा देखते हैं हम। पार्थ के द्वारा रोटी खाई जाती है। आप कारक में पढ़े होंगे, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान को के लिए अपादान से, यानी अलग होने के अर्थ में से चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, कारक चिन्ह का। संबंध का के की, अधिकरण में पै पर और संबोधन हे भो अरे, इन कारक चिन्हों को आप पढ़कर आए होंगे तो आप जान रहे हैं पार्थ के द्वारा यह करण कारक कर्ता के साथ करण कारक का प्रयोग, करण कारक चिन्ह का प्रयोग हो गया। इसलिए अब यह कर्ता प्रधान नहीं रह गया, बल्कि क्या हो गया? साधन हो गया। करण कारक का प्रयोग हमेशा साधन के अर्थ में उपयोग किया जाता है, वह प्रमुख नहीं रह जाता। कर्ता क्या हो गया? साधन हो गया, यह प्रधान नहीं रह गया। जब यह प्रधान नहीं रह गया, यह साधन बन गया,
यहां प्रधान था, लेकिन यहां पर यह साधन हो गया। जब यह साधन हो गया तो यहां पर अब कर्म प्रधान हो गया। अब यह क्रिया जो है रोटी कर्म के अनुसार, यह क्रिया रोटी कर्म के अनुसार प्रयोग की गई है। पार्थ के द्वारा रोटी खाई जाती है। अगर यह वाक्य आपको दे दिया जाए परीक्षा में, पार्थ रोटी खाता है, यह वाक्य आपको परीक्षा में दे दिया जाए और कहा जाए कि इस वाक्य को कर्मवाच्य में बदलिए, इस कर्तृवाच्य वाले वाक्य को कर्मवाच्य में बदलिए, तो आप लिखेंगे पार्थ के द्वारा रोटी खाई जाती है। सबसे पहले कर्ता को क्या कर देना है? प्रधान से अप्रधान बना देना, यानी उसे साधन बना देना है, उसमें करण कारक जोड़ देना है, और करण कारक का चिन्ह जोड़ते ही वह साधन बन जाता है। जैसे यह क्या है? यह एक साधन है लिखने का। यह ब्लैक बोर्ड क्या है? साधन है। कर्ता मैं हूं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, यह नहीं पढ़ा रहा है, नहीं यह पढ़ा रहा है। यह व्हाइट बोर्ड या स्केच पेन नहीं पढ़ा रहा है, मैं पढ़ा रहा हूं, तो मैं करता हूं। ये सब साधन हैं। इसी तरह पार्थ यहां रोटी खाता है, यहां कर्ता है और प्रधान है, लेकिन यहां पर जैसे ही करण कारक का चिन्ह हमने जोड़ दिया, वह अप्रधान हो गया, प्रधान नहीं रह गया। तो कर्मवाच्य में बदलने के लिए सबसे पहले और सबसे जरूरी चिन्ह है कि कर्ता को अप्रधान बनाना, यानी उसमें करण कारक का चिन्ह जोड़ देना, उसे साधन बना देना। रोटी खाई जाती है, यह खाई जाती है क्रिया, ध्यान दीजिए, इस जाता खाता है क्रिया के अनुसार प्रयोग किया गया है। यह वर्तमान काल में क्रिया है, इसीलिए जाती है वर्तमान काल का रूप है। लेकिन अगर यह वाला वाक्य आपको ने के प्रयोग वाला कर्तृवाच्य दे दिया जाए और कहा जाए कि पार्थ ने रोटी खाई, इस वाक्य को कर्मवाच्य में बदलिए, तो पार्थ के द्वारा रोटी खाई गई, तब यह हट जाएगा। क्यों? क्योंकि यह क्रिया भूतकाल की है, तो यहां भी क्रिया भूतकाल की हो जाएगी। इसीलिए मैंने आपको यहां पर काल के बारे में बताया और यहां पर करण के बारे में बताया, क्योंकि जब हम परिवर्तन करेंगे, वाच्य का परिवर्तन करेंगे, वैसी स्थिति में हमें करण कारक की और काल की आवश्यकता पड़ेगी। तो आपने देखा, अगर यह वाक्य पार्थ रोटी खाता है और पार्थ के साथ ने का प्रयोग कर दिया हमने, पार्थ ने रोटी खाई, यह दोनों वाक्य कर्तृवाच्य के हैं। इस वाक्य से यदि कर्मवाच्य में बदलना हो, पार्थ रोटी खाता है, इस वाक्य को कर्मवाच्य में बदलने के लिए पार्थ के द्वारा रोटी खाई जाती है, यह ठीक है। क्यों? क्योंकि क्रिया वर्तमान काल की है, तो यहां भी क्रिया वर्तमान काल की हो जाएगी। पार्थ ने रोटी खाई, यदि इस वाक्य को कर्मवाच्य में बदलना है तो पार्थ के द्वारा रोटी खाई गई। मुझे लगता है कि आप स्पष्ट रूप से समझ गए होंगे। अब चौथे वाक्य को देखिए, पार्थ से खाया जाता है। यहां पर कर्म रोटी गायब है और कर्ता भी क्या है? साधन के रूप में है, यानी कर्ता साधन है, प्रधान नहीं है, और कर्म है ही नहीं, तो कौन प्रधान हो गया? यह क्रिया जो है, यह क्रिया खुद क्रिया के भाव के अनुसार प्रयोग है, यानी इसमें क्रिया ही प्रधान है। इसीलिए यह भाववाच्य, यह क्या कहलाएगा? भाववाच्य। आपने कर्तृवाच्य देख लिया, यहां पर कर्मवाच्य था, हमने बाकायदे आपको समझाया कैसे कर्म प्रधान हो गया, कर्ता को अप्रधान बनाकर हमने कर्म को प्रधान बना दिया, तो यह कर्मवाच्य हो गया। और यहां पर न कर्ता प्रधान है न कर्म है, केवल क्रिया का भाव प्रधान है। तो क्रिया के भाव की प्रधानता के कारण ही यहां पर क्या है? भाववाच्य है। अब आप अभी तक जो समझे होंगे, क्या समझे होंगे, मैं वो बताता हूं। ध्यान दीजिए,
आपने यह जाना होगा या यह जान लिया अब तक कि वाक्य में प्रयुक्त क्रिया से यह पता चलता है कि उस वाक्य में कर्ता प्रधान है या कर्म प्रधान है या फिर खुद क्रिया का भाव ही प्रधान है। इसी आधार पर हम वाच्य बनाते हैं। यानी जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता हो वह कर्तृवाच्य, जिसमें कर्म की प्रधानता हो वह कर्मवाच्य, जिसमें भाव की प्रधानता हो वह भाववाच्य। यानी वाक्य में क्रिया के प्रयोग से कर्ता, कर्म या भाव के प्रधानता का पता चलता है और यह पता चलना ही वाच्य कहलाता है। वाच्य का अर्थ क्या है? जिससे वाक्य में कर्ता, क्रिया या कर्म के प्रधानता का पता चले वह वाच्य है। तो आपने अभी तक यह जाना कि वाच्य क्या है, कर्तृवाच्य क्या होता है, कर्मवाच्य क्या होता है और भाववाच्य क्या होता है। अब आइए हम वाच्य की परिभाषा देखते हैं। वाक्य में क्रिया के जिस रूपांतर या प्रयोग से यह पता चले कि उसमें कर्ता की प्रधानता है या कर्म की प्रधानता है अथवा दोनों की न होकर स्वयं क्रिया के व्यापार या भाव की प्रधानता है, उसे वाच्य कहते हैं। उदाहरण, पार्थ रोटी खाता है, यहाँ क्रिया कर्ता पार्थ के अनुसार है और प्रधानता किसकी है? कर्ता की है। पार्थ ने रोटी खाई, यहाँ क्रिया कर्म रोटी के अनुसार है लेकिन प्रधानता किसकी है? तो प्रधानता कर्ता की ही है। यहाँ कर्ता के साथ ने का प्रयोग हो जाने के कारण क्रिया रोटी के अनुसार हो गई है, कर्म के अनुसार हो गई है। रोटी यहाँ पर कर्म है। पार्थ के द्वारा रोटी खाई जाती है, यहाँ क्रिया कर्म के अनुसार है और प्रधानता भी कर्म की ही है। क्यों? क्योंकि पार्थ के द्वारा, पार्थ में करण कारक का चिन्ह के द्वारा जोड़ दिया गया, जिससे पार्थ कर्ता न रह करके क्या हो गया है? साधन हो गया, करण हो गया, करण कारक बन गया, वह साधन बन गया। और चौथे वाक्य में पार्थ से खाया जाता है, यहाँ क्रिया के भाव की प्रधानता है। पार्थ से कर्ता करण कारक यानी साधन ही है, कर्म यहाँ है ही नहीं, अतः यहाँ क्रिया की प्रधानता है। तो इस प्रकार से हमने ये देखा कि पहले दो वाक्य कर्ता की प्रधानता होने के कारण कर्तृवाच्य में हैं, तीसरा वाक्य कर्म की प्रधानता होने के कारण कर्मवाच्य में है और चौथा वाक्य क्रिया के भाव की प्रधानता होने के कारण भाववाच्य में है। तो इस प्रकार आपने देखा कि वाच्य क्या है और उसके तीन प्रकार होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। मैं फिर आपको याद दिला दूं, कर्तृवाच्य, इसके उच्चारण को ध्यान में जरूर रखिएगा, प्रायः गलतियां इसी में होती हैं उसको बोलने में। अब यहां देखिए आप, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, ये तीन वाच्य हैं। हम कर्तृवाच्य के यहां पर 5 उदाहरण मैं लिखा हूं। कर्तृवाच्य का कुल 5 उदाहरण मैं लिखा हूं, 5 वाक्य लिखा हूं। इन पांचों वाक्यों को ध्यान से देखिए, क्या अंतर है इनमें, और अंतर होने के बाद भी ये कर्तृवाच्य कैसे हैं। रीता आम खाती है, रीता ने आम खाया, रीता ने रोटियां खाईं, रीता ने रोटियों को खाया, चिड़ियां आकाश में उड़ती हैं। पहले वाक्य में देखिए, रीता स्त्रीलिंग, एक वचन और अन्य पुरुष की कर्ता है। उसी के अनुसार, रीता के अनुसार ही क्रिया भी स्त्रीलिंग, एक वचन और अन्य पुरुष की प्रयोग की गई है। दूसरे वाक्य में देखिए, रीता ने आम खाया, यहां कर्ता रीता ही है
उसका कारक चिन्ह ने लगा भी है, लेकिन क्रिया आम के अनुसार हो गई है। आम क्या है? कर्म है। क्रिया कर्म के अनुसार हो गई है, आम के अनुसार हो गई है। चूंकि आम पुल्लिंग है तो क्रिया भी भूतकाल की पुल्लिंग हो गई है। ऐसा क्यों हुआ तो मैंने बताया और फिर बता रहा हूं। आप नौवीं कक्षा में ने का प्रयोग, कर्ता के साथ ने का प्रयोग पढ़कर आए हैं, और यहां भी जेसीईआरटी के द्वारा भी ने का प्रयोग पढ़ाया जाएगा। तो उस वीडियो को देखने से आपका रिवीजन भी हो जाएगा। जब नवीं के विद्यार्थियों को यह पढ़ाया जाएगा तो पुनः उसे देखिएगा आप, तो आपका रिवीजन हो जाएगा, दोहराव हो जाएगा, तो स्पष्ट हो जाएंगी चीजें। ने के प्रयोग के कारण ही यहां कर्म के अनुसार क्रिया हो गई है पुल्लिंग, क्योंकि आम पुल्लिंग है, कर्म पुल्लिंग है, आम यहां कर्म है, तो यह कर्म कारक पुल्लिंग होने से ही क्रिया यहां पर क्या हो गई है? पुल्लिंग हो गई है, ने का प्रयोग होने के कारण। लेकिन प्रधानता किसकी है? यहां भी कर्ता की ही है, दोनों वाक्यों में कर्ता की ही है। तीसरा वाक्य देखिए, रीता ने रोटियां खाईं। रोटियां क्या है? रोटियां स्त्रीलिंग है, इसीलिए ने का प्रयोग होने के कारण यहां भी ने का प्रयोग हुआ, यहां का भी ने का प्रयोग हुआ। इसीलिए मैंने आपको दो उदाहरण, एक स्त्रीलिंग और एक पुल्लिंग का उदाहरण खोज कर लाया कि दोनों उदाहरण रहना चाहिए ताकि आप अच्छे से इसे समझ सकें। यहां पुल्लिंग कर्म था तो यहां पर खाया हो गया, यहां पर स्त्रीलिंग कर्म है, इसीलिए यहां पर खाई। और खाई क्यों? क्योंकि रोटियां बहुवचन है, रोटियां बहुवचन है, इसीलिए क्रिया भी बहुवचन की हुई। तो आप देख रहे हैं, जैसा कि मैंने शुरू में आपको बताया था कि कर्ता, कर्म, करण, क्रिया और उसके साथ साथ लिंग, वचन, पुरुष और काल, इन चीजों को ध्यान में हमेशा रखना है वाच्य पढ़ते हुए। तो रोटियां स्त्रीलिंग बहुवचन है, इसीलिए क्रिया भी स्त्रीलिंग बहुवचन प्रयोग की गई है। क्यों? क्योंकि कर्ता के साथ ने का प्रयोग हो गया है, इसीलिए ने कारक का चिन्ह कर्ता रीता के साथ प्रयोग हुआ है, इसीलिए स्त्रीलिंग कर्म के अनुसार स्त्रीलिंग क्रिया का और बहुवचन के अनुसार बहुवचन क्रिया का प्रयोग किया गया है। चौथे वाक्य को देखिए, रीता ने रोटियों को खाया। रोटी स्त्रीलिंग है, क्रिया स्त्रीलिंग है, ने का प्रयोग होने के कारण यहां भी ने का प्रयोग है कर्ता के साथ, लेकिन क्रिया पुल्लिंग हो गई। आप देख रहे हैं, तीन वाक्यों में लगातार हमने ने का प्रयोग किया है, लेकिन यहां पर क्रिया पुल्लिंग हो गई। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कर्म के साथ भी कारक चिन्ह आ गया। और ध्यान रखिए, हमेशा इस बात को आप हमेशा ध्यान रखिए, जब भी कर्ता के साथ कारक चिन्ह हो और उसके कर्म के साथ भी कारक चिन्ह हो, यानी कर्ता और कर्म दोनों के साथ कारक चिन्ह लगे हों, कर्ता के साथ कारक चिन्ह हमेशा 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 ने ही लगना है, दूसरा कारक चिन्ह होता ही नहीं है। या तो उसका कारक चिन्ह ने होगा या फिर वह बिना कारक चिन्ह का प्रयोग होगा, जिसे शून्य कारक कहते हैं। जैसे यहां पर कोई कारक चिन्ह नहीं है, यहां पर चिड़िया के साथ कोई कारक चिन्ह नहीं है, तो इसे शून्य कारक चिन्ह कहा जाता है। तो इसका यहां कोई कारक चिन्ह नहीं है, शून्य प्रयोग है कारक के साथ, कर्ता के साथ। कर्ता के साथ हमेशा ने का प्रयोग होना है, तो ध्यान रखिए कि कर्ता के साथ ने का प्रयोग हो और उसके साथ यदि कर्म हो और कर्म के साथ भी कारक चिन्ह का प्रयोग हो, तो कर्ता के साथ और कर्म के साथ कारक चिन्ह का प्रयोग होने पर क्रिया हमेशा पुल्लिंग होगी। क्या होगी? हमेशा पुल्लिंग होगी। इसीलिए रीता कर्ता स्त्रीलिंग है, उसका कर्म रोटियां स्त्रीलिंग हैं, लेकिन क्रिया पुल्लिंग प्रयोग कर दी गई है। देख रहे हैं आप, यह बारीकी ध्यान में रखना है। इन बारीकियों को भी जानना है कि इस तरह के वाक्य भी कर्तृवाच्य ही कहलाते हैं, क्योंकि प्रधानता किसकी है? कर्ता की ही है। चिड़ियां आकाश में उड़ती हैं। चिड़ियां जैसा कर्ता है वैसा ही इसकी क्रिया है।
यानी जैसा पहला वाक्य है रीता आम खाती है, ठीक वैसा ही यह पांचवा वाक्य भी है। इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। अंतर क्या है? अंतर है क्रिया के सकर्मक और अकर्मक होने का। यह क्रिया सकर्मक है और यह क्रिया अकर्मक है। मैंने जानबूझकर सकर्मक अकर्मक क्रिया इसलिए बताया कि कर्तृवाच्य में सकर्मक और अकर्मक दोनों क्रियाओं का प्रयोग होता है। तो अब आपने देखा कि कर्तृवाच्य में सबसे पहले तो कर्ता की प्रधानता। किसकी प्रधानता? कर्ता की प्रधानता। कारक चिन्ह का प्रयोग, या तो कारक चिन्ह नहीं भी रह सकता है और कारक चिन्ह ने का प्रयोग भी है। ने का प्रयोग होने से क्रिया हमेशा भूतकाल की होगी और उसके साथ साथ कर्म के अनुसार ही क्रिया होगी, यानी कर्म का जो लिंग वचन पुरुष होगा उसी के अनुसार क्रिया का भी लिंग वचन और पुरुष हो जाएगा। जब कारक चिन्ह का प्रयोग होगा तब कर्ता के साथ कारक चिन्ह का प्रयोग होने पर क्रिया कर्म के अनुसार हो जाएगी। इस वाक्य में यह सबसे अलग वाक्य है। इस वाक्य में कर्ता के साथ कारक चिन्ह का प्रयोग है और कर्म के अनुसार, चूंकि कर्ता के साथ कारक चिन्ह का प्रयोग किया गया है इसीलिए कर्म के अनुसार यहां भी क्रिया हो गई है। ये दोनों वाक्य एक जैसे हैं। दोनों के दोनों वाक्य एक जैसे हैं, दोनों में ने का प्रयोग हुआ है और दोनों अपने कर्म के अनुसार क्रिया रख रही हैं। यह पुल्लिंग कर्म है तो क्रिया पुल्लिंग हो गई, यह स्त्रीलिंग कर्म है तो क्रिया स्त्रीलिंग हो गई। लेकिन यह वाक्य, मैं इस वाक्य पर फोकस करना चाह रहा था। इस वाक्य को देखिए, रीता ने रोटियों को खाया। मैंने अभी आपको बताया, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, दोहरा रहा हूं, इसे बहुत सावधानी से देखिए। जब कर्ता के साथ ने कारक चिन्ह का प्रयोग हो और उसके कर्म के साथ भी, कर्म का भी एक ही कारक चिन्ह है को, दूसरा कारक चिन्ह है ही नहीं, कर्ता का भी एक ही कारक चिन्ह है ने, दूसरा है ही नहीं, तो जब कर्ता और कर्म दोनों अपने साथ कारक चिन्ह रखें, कर्ता और कर्म दोनों के साथ कारक चिन्हों का प्रयोग हो, तो वैसी स्थिति में क्रिया हमेशा पुल्लिंग होगी, भले कर्ता और कर्म दोनों ही स्त्रीलिंग क्यों न हो। यहाँ पर रीता कर्ता स्त्रीलिंग है, रोटियां भी कर्म स्त्रीलिंग है, तो कर्ता और कर्म दोनों स्त्रीलिंग होने के बाद भी क्रिया हमारी पुल्लिंग है। क्यों है? क्योंकि कर्ता और कर्म दोनों के साथ कारक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। और अगली बात महत्वपूर्ण जो है वह यह कि कर्तृवाच्य में सकर्मक और अकर्मक दोनों क्रियाओं का प्रयोग होता है। यह सकर्मक क्रियाएं हैं चारों। खाना क्रिया के अलग अलग रूप हैं, तो खाना सकर्मक क्रिया है और उड़ती है यह क्या है? अकर्मक क्रिया है। अब एक और महत्वपूर्ण बात है वह यह कि कर्तृवाच्य का कर्मवाच्य और भाववाच्य दोनों में परिवर्तन हो सकता है। और कैसे? यह हम जब कर्मवाच्य और भाववाच्य दोनों पढ़ लेंगे तो मैं आपको बताऊंगा भी। इसके बाद जब आप कर्तृवाच्य को पहले समझ गए, आज कर्मवाच्य को भी समझ जाएंगे, भाववाच्य को भी समझ जाएंगे, तब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य और भाववाच्य में बदल देते हैं, कर्मवाच्य को कर्तृवाच्य में बदलते हैं और भाववाच्य को कर्तृवाच्य में बदलते हैं। इस प्रकार आपने कर्तृवाच्य के बारे में विस्तार से जाना। आइए इसकी परिभाषा देखिए और इन उदाहरणों को ध्यान से देख लीजिए। वाच्य के प्रकार कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, जैसा मैंने ब्लैक बोर्ड पर लिखकर पढ़ाया भी आपको। कर्तृवाच्य, इसकी परिभाषा क्या है? वाक्य में क्रिया के जिस रूपांतर या प्रयोग से कर्ता की प्रधानता का पता चले वहां कर्तृवाच्य होता है। उदाहरण ठीक वही उदाहरण है जैसा कि मैंने ब्लैक बोर्ड पर आपको बाकायदे बखूबी अलग अलग समझाया।
इनमें जो सूक्ष्म अंतर है उन सूक्ष्म अंतरों को हमने बताया आपको। रीता आम खाती है, यहाँ पर क्रिया क्या है? कर्ता के अनुसार है। रीता ने आम खाया, यहाँ क्रिया कर्म के अनुसार है। रीता ने रोटियां खाईं, क्रिया कर्म के अनुसार है। रीता ने रोटियों को खाया, यहाँ क्रिया भाव के अनुसार है। कर्ता और कर्म दोनों अप्रधान हो गए हैं। क्यों पुल्लिंग क्रिया का प्रयोग किया गया है? इसलिए क्योंकि कर्ता के साथ और कर्म के साथ दोनों के साथ कारक चिन्ह का प्रयोग है। कर्ता रीता के साथ कारक चिन्ह ने का प्रयोग है और कर्म रोटियों के साथ को कारक चिन्ह का प्रयोग है। तो कर्ता और कर्म दोनों के साथ कारक चिन्ह का प्रयोग होने के कारण ही क्रिया यहाँ पर पुल्लिंग है और वह भाव के अनुसार है। क्रिया जब भी भाव के अनुसार होती है तो हमेशा पुल्लिंग होती है, इस बात को आप हमेशा ध्यान में रखिएगा। चिड़ियाँ आकाश में उड़ती हैं, यहाँ पर कर्ता के अनुसार क्रिया है लेकिन अकर्मक क्रिया है। तो आपने देखा महत्वपूर्ण ध्यान देने योग्य जो बातें हैं, ध्यातव्य बातें हैं, वह क्या कि इसमें कर्ता की प्रधानता होती है, कारक चिन्ह ने या शून्य कारक का प्रयोग होता है, सकर्मक एवं अकर्मक दोनों क्रियाओं का प्रयोग होता है, कर्मवाच्य तथा भाववाच्य दोनों में परिवर्तन हो सकता है। कर्तृवाच्य को हम कर्मवाच्य या भाववाच्य दोनों में बदल सकते हैं। तो विद्यार्थियों, आज आपने वाच्य के बारे में पढ़ा। वाक्य में क्रिया के प्रयोग से, क्रिया के व्यवहार से जब हमें कर्ता कर्म या दोनों, या तो कर्ता की प्रधानता या तो कर्म की प्रधानता या दोनों की प्रधानता न होकर क्रिया के भाव की प्रधानता का पता चले तो उसे हम वाच्य कहते हैं। अगले वीडियो में कर्मवाच्य और भाववाच्य को विस्तार से पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। इस प्रसारण से संबंधित सुझाव, अपने प्रश्न इत्यादि आप हमें jcertrg@gmail.com तथा टोल फ्री नंबर 1800572858 पर संपर्क कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, आप सभी लॉकडाउन के कारण अपने अपने घरों में हैं। ऐसे समय में हम लेकर आए हैं आपके लिए डिजी साथ कार्यक्रम। इसके माध्यम से आप प्रत्येक दिन सोमवार से शुक्रवार तक पूर्वाह्न 10 से 12 तथा अपराह्न 1 से 2 बजे तक अपने अपने कक्षाओं के अनुरूप कार्यक्रम देख सकेंगे। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखंड। जोहार, JCERT की डिजिटल शाला में आपका स्वागत है। आज के इस सत्र में हम कक्षा 12वीं के वाणिज्य के अंतर्गत लेखा शास्त्र विषय के पाठ अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानेंगे। बच्चों जोहार, डिजी साथ कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं प्रबोध कुमार कॉमर्स क्लास के साथ उपस्थित हूँ। आज का क्लास है 12वीं और विषय का टॉपिक है अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले मैं आप लोगों को अकाउंटिंग फॉर नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के संस्थाओं का अर्थ बतलाता हूँ, अर्थात गैर व्यापारिक संस्थाओं के अर्थ। लाभ न कमाने वाली संस्थाएं वे संस्थाएं हैं जिनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं बल्कि अपने सदस्यों और समाज को कोई निश्चित सेवा प्रदान करना होता है। जैसा हम लोगों ने अर्थ को देखा, उस अर्थ को स्पष्ट करने के लिए आइए मैं कुछ उदाहरण आपको देता हूँ। गैर व्यापारिक संस्था या संगठन के कुछ उदाहरण। पहला, शैक्षणिक संस्थाएं जैसे विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय आदि। दूसरा उदाहरण, सामाजिक संस्थाएं, पुस्तकालय, अस्पताल आदि। तीसरे उदाहरण, धार्मिक संस्थाएं जैसे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च आदि। चौथा उदाहरण, खेल संस्थाएं जैसे खेल क्लब, जिम आदि। पांचवा उदाहरण, मनोरंजन एवं सांस्कृतिक संस्थाएं जैसे मनोरंजन समितियां, कला एवं सांस्कृतिक समितियां आदि। पेशेवर संस्थान, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, मेडिकल काउंसिल इत्यादि। पेशेवर व्यक्ति, डॉक्टर, वकील, अभियंता आदि।
उपरोक्त उदाहरण को जब हम देखते हैं तो यह स्पष्ट होता है कि ये सारी संस्थाएं, पेशेवर व्यक्ति सभी समाज को कोई न कोई सेवा प्रदान करते हैं। इनका कोई लाभ का उद्देश्य नहीं होता है। इसके बाद आइए अब हम लोग लाभ न कमाने वाली संस्थाओं की विशेषता को देखते हैं। गैर व्यापारिक संस्था या लाभ न कमाने वाली संस्थाओं की विशेषताओं को निम्न रूप से हम लोग समझ सकते हैं। पहला उदाहरण विशेषता के रूप में रखते हैं कि इनकी स्थापना समाज तथा अपने सदस्यों के कल्याण एवं सेवा के उद्देश्य से की जाती है। दूसरी विशेषता, ये संस्थाएं कला, संस्कृति, शिक्षा, धर्म, खेलकूद के प्रचार प्रसार एवं प्रोत्साहन हेतु कार्य करती हैं। तीसरी विशेषता, इनका उद्देश्य जनता की निःशुल्क या बहुत कम फीस पर मदद करना होता है। कुछ और विशेषता देखते हैं। इनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं बल्कि सेवा प्रदान करना होता है। पांचवी विशेषता, महत्वपूर्ण विशेषता है, इनकी स्थापना धर्मार्थ सोसाइटी, ट्रस्ट, क्लब आदि के रूप में की जाती है। छठी विशेषता, इनकी आय का मुख्य स्रोत सदस्यों से प्राप्त चंदा, दान, सरकार से प्राप्त अनुदान या सहायता ही होती है। सातवीं विशेषता, ये संस्थाएं मुख्य रूप से नकद में लेन देन करती हैं। आठवीं विशेषता, ये संस्थाएं वर्ष के अंत में प्राप्ति एवं भुगतान खाता, आय व्यय खाता एवं स्थिति विवरण या आर्थिक चिट्ठा बनाती हैं। नौवीं विशेषता, इन संस्थाओं के अधिशेष सरप्लस को सदस्यों में वितरित ना करके संस्था के पूंजी कोष में जोड़ा जाता है। और आखिरी विशेषता, ये संस्थाएं सदस्यों द्वारा चयनित अधिकारियों के द्वारा चलाई जाती हैं। उपरोक्त विशेषताओं को देखने के बाद हम लोग देखते हैं कि लाभ न कमाने वाली संस्था तथा लाभ कमाने वाली संस्थाओं में कुछ अंतर दृष्टिगोचर होता है। पहला अंतर, उद्देश्य के आधार पर लाभ न कमाने वाली संस्थाएं का मुख्य उद्देश्य सेवा प्रदान करना होता है, जबकि लाभ कमाने वाली संस्थाओं का प्रमुख उद्देश्य लाभ कमाना ही होता है। अंतर का दूसरा आधार है पूंजी कोष बनाम पूंजी। लाभ न कमाने वाली संस्थाएं या गैर व्यापारिक संस्थाओं के हित सदस्यों के पूंजी कोष के रूप में व्यक्त होते हैं, जबकि लाभ कमाने वाली संस्थाओं के मालिक का हित उनके स्वामित्व कोष, जिसे हम लोग पूंजी के नाम से जानते हैं, के रूप में जाना जाता है। तीसरा अंतर, आधिक्य बनाम लाभ। यह आधार यह बतलाता है कि जब कोई संस्था कार्य करती है तो अंत में कोई ना कोई परिणाम उसका निकलता है, तो इसका परिणाम लाभ कमाने वाली संस्थाएं जो होती हैं उनके परिणाम को हम लोग शुद्ध लाभ या शुद्ध हानि में व्यक्त करते हैं, जबकि लाभ न कमाने वाली संस्थाओं के परिणाम को आधिक्य या कमी के रूप में व्यक्त किया जाता है। चौथा अंतर, वित्तीय विवरण के आधार पर। वित्तीय विवरण वह होता है जो प्रत्येक संस्था, चाहे वो लाभ कमाने वाली हो या लाभ न कमाने वाली हो, एक परिणाम को जानने के लिए एक विवरण बनाती है साल के अंत में। इसे ही वित्तीय विवरण कहा जाता है। तो लाभ कमाने वाली संस्थाएं अपने वित्तीय विवरण में निर्माण खाता, व्यापारिक खाता, लाभ हानि खाता, आर्थिक चिट्ठा बनाती हैं, जबकि लाभ न कमाने वाली संस्थाएं अपने वित्तीय विवरण में प्राप्ति एवं भुगतान खाता, आय व्यय खाता, स्थिति विवरण या आर्थिक चिट्ठा बनाती हैं। बच्चों, अभी आप लोगों ने गैर व्यापारिक संस्था के अर्थ, उदाहरण, विशेषता आदि को देखा। उसी दौरान हम लोगों ने इन संस्थाओं के वित्तीय विवरण पर भी चर्चा थोड़ी सी की। गैर व्यापारिक संस्थाओं के वित्तीय विवरण में मुख्य रूप से 3 खाते बनाए जाते हैं, प्राप्ति एवं भुगतान खाता, आय व्यय खाता और तीसरा आर्थिक चिट्ठा। यहीं से हम लोगों के इस पाठ के न्यूमेरिकल प्रश्न शुरू होते हैं। तो आइए अब हम लोग प्राप्ति एवं भुगतान खाता के सबसे पहले अर्थ को समझते हैं। प्राप्ति एवं भुगतान खाता का अर्थ, प्राप्ति एवं भुगतान खाता एक अवधि के रोकड़ बही के सार मात्र से अधिक कुछ भी नहीं है, जो कि उपयुक्त शीर्षकों में विश्लेषित एवं वर्गीकृत है।
यह खाते का ऐसा प्रारूप है जिसका प्रयोग अधिकांश क्लबों, समितियों, संघों आदि के कोषाध्यक्षों के द्वारा वर्ष के कार्य संचालन के परिणामों को प्रस्तुत करने के लिए किया जाता है। यह परिभाषा विलियम पिकल्स के द्वारा दी गई है। इसके माध्यम से हम लोगों ने यह समझा कि प्राप्ति एवं भुगतान खाता में किन चीज़ों को दिखाते हैं और ये किन के द्वारा प्रयोग किया जाता है। तो आइए अब इसके बाद अब हम लोग प्राप्ति एवं भुगतान खाता के फॉर्मेट पर थोड़ा कार्य करते हैं ताकि हम लोग न्यूमेरिकल प्रश्न को हल कर सकें। आइए हम लोग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के फॉर्मेट पर काम करते हैं। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का 2 भाग होगा, पहला तो हेडिंग होगा और दूसरा उसका बॉडी, जिसमें कि हम लोग टी शेप अकाउंट खींचेंगे। हेडिंग में हम लोग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का लिखेंगे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ जो भी संस्था होगी उसका नाम। उसके बाद किस अवधि के लिए बना रहे हैं उसको लिख देते हैं फॉर द ईयर एंडिंग, और जिस भी फाइनेंशियल ईयर का होगा या कैलेंडर ईयर का होगा उसके आखिरी डेट को हम लोग यहाँ मेंशन कर देते हैं। जैसे अगर कैलेंडर ईयर होगा तो 31 दिसंबर हो जाएगा और अगर फाइनेंशियल ईयर होगा तो 31 मार्च होगा। फिर फॉर्मेट में चलते हैं। फॉर्मेट में टी शेप बनता है तो एक डेबिट साइड होगा, दूसरा क्रेडिट साइड। डेबिट साइड में 2 कॉलम होंगे, रिसिप्ट एंड अमाउंट कॉलम। क्रेडिट साइड में फिर 2 कॉलम होंगे, एक पेमेंट और दूसरा अमाउंट कॉलम। फॉर्मेट खींच लेने के बाद आइए अब हम लोग फॉर्मेट में किन किन चीज़ों को दिखलाते हैं इसको दिखते हैं। सबसे पहले हम लोग संस्था का जो बैलेंसिंग फिगर होगा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में आने वाले उनको ले आते हैं। तो लिखेंगे टू बैलेंस बीडी, और बैलेंस बीडी लिखने के बाद संस्था के पास जो कैश इन हैंड और कैश एट बैंक होता है उसे यहाँ दिखला देते हैं। तो लिखेंगे टू बैलेंस बीडी, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। अगर संस्था का बैलेंस ओवरड्राफ्ट है तो हम लोग दूसरे पक्ष में अर्थात क्रेडिट साइड में जाकर बाई बैलेंस बीडी लिखेंगे और लिख देंगे बैंक ओवरड्राफ्ट। इसके बाद संस्था के रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में जिन खर्चों और आयों को हमें दिखाना है उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। संस्था के सभी आय 2 प्रकार के हो सकते हैं, या तो रेवेन्यू नेचर के होंगे या कैपिटल नेचर के। इसी प्रकार से पेमेंट भी 2 प्रकार के हो सकते हैं, एक रेवेन्यू पेमेंट, दूसरा कैपिटल पेमेंट। रेवेन्यू पेमेंट और रेवेन्यू रिसिप्ट को पहचानते हैं। रेवेन्यू रिसिप्ट वे खर्च आय हैं जो हम लोग को बार बार वर्ष के दौरान मिलते रहते हैं। इनकी राशि छोटी होती है, इनका लाभ हमें उसी वित्तीय वर्ष में प्राप्त होता है। पेमेंट में भी जब हम लोग देखते हैं तो पहचानेंगे कैसे, तो रेवेन्यू पेमेंट का पहचान ये होगा कि संस्था इन खर्चों को बार बार करती होगी, ये खर्चे छोटे छोटे होते हैं और इनका लाभ भी केवल 1 वर्ष ही तक प्राप्त होता है। जबकि कैपिटल नेचर के जो आय और व्यय होते हैं वो लंबी अवधि के लिए होते हैं, अर्थात संस्था कभी कभी ऐसे खर्चों को करती है। दूसरा, इनकी राशि बड़ी होती है। और तीसरी पहचान कि इनका लाभ हम लोग आने वाले कई वर्षों तक लेते हैं। आइए अब हम लोग अलग अलग हेडिंग में देखते हैं कुछ आइटम्स। सबसे पहले रेवेन्यू रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट जैसे सब्सक्रिप्शन, जनरल डोनेशन, एंट्रेंस फीस, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर्स, वेस्ट पेपर्स, मैगजीन्स, प्रोसीड्स फ्रॉम चैरिटी शो, प्रोसीड्स फ्रॉम लेक्चर्स, entertainment, receipt from show, concert, rent of hall, interest on fixed deposit, interest and dividend, interest on investment, lockers rent, sale of scrap, grant from government, miscellaneous receipt. पेमेंट साइड में रेवेन्यू पेमेंट में सैलरीज एंड वेजेस सबसे सामान्य प्रकार के ये खर्चे हैं। रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस, सरकार के द्वारा जो टैक्स लिया जाता है। इंश्योरेंस, ऑडिट फीस, प्राय सभी संस्थाओं को अपने खातों का वर्ष के अंत में ऑडिटर के द्वारा ऑडिट कराना पड़ता है, उसके बदले जो वो पे करती हैं उसे ऑडिट फीस कहते हैं। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ऑनरेरियम का तात्पर्य है कि अगर संस्था किसी व्यक्ति को जो उनका नियमित कर्मचारी ना हो किसी कार्य के लिए बुलाती हैं, बदले में जो उन्हें प्रदान करती हैं उसे मानदेय या ऑनरेरियम कहा जाता है। पोस्टेज एंड कुरियर, एडवर्टीजमेंट, टेलीफोन, रिपेयर्स एंड रिन्यूअल,
अपकीप ऑफ ग्राउंड्स, गार्डनिंग, कन्वेंस, बैंक चार्जेज, वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी, म्यूनिसिपल टैक्सेस, न्यूज़पेपर्स, पीरियोडिकल्स, मिसलेनियस एक्सपेंसेस। ये सारे खर्चे संस्थाओं को वर्ष भर करते रहने होते हैं, इनका भुगतान वो करती रहती हैं। कुछ आइए अब हम लोग एक क्वेश्चन के माध्यम से रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को और अच्छी तरह से समझते हैं। क्वेश्चन मैंने लिया है, XYZ क्लब हैज़ 500 मेंबर्स पेइंग सब्सक्रिप्शन ऑफ ₹100 पर मंथ। द क्लब हैज़ फिक्स्ड डिपॉजिट ऑफ ₹1 lakh at the rate of 10% per annum. The club runs some portion of buildings at the rate ₹5,000 per day. आगे का इंफॉर्मेशन है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ द क्लब फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020। इंफॉर्मेशन है, पहला ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एज ऑन 1 अप्रैल 2019 63,000। सेकेंड, इंटरेस्ट रिसीव्ड फॉर 9 months ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट। तीसरा, 100 मेंबर्स नॉट पेड सब्सक्रिप्शन फॉर द लास्ट 2 months। चौथा, ड्यूरिंग द ईयर बिल्डिंग्स वॉज रेंटेड फॉर 5 days। पांचवा, पेड फॉर सैलरीज 1,80,000 एंड अदर एक्सपेंसेस 1,27,000। सिक्स्थ, परचेज्ड फर्नीचर फॉर 1,000। ये हमें क्वेश्चन मिला। अब इस क्वेश्चन को जब हम लोग सॉल्व करने जाएंगे तो सबसे पहला काम होगा कि हम लोग एक फॉर्मेट बनाए खींचेंगे। फॉर्मेट खींच करके हेडिंग डालेंगे। हेडिंग में जैसा कि फॉर्मेट के चर्चा के दौरान मैंने कहा था, सबसे ऊपर में रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ किसका बनाना है, तो XYZ क्लब है, XYZ क्लब यहाँ नाम लिख दिया हमने। फिर किस अवधि के लिए बनाना है, फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020, क्योंकि प्रश्न में यहाँ हमें मिला था कि फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020, मतलब 2020 साल के लिए हम लोग बना रहे हैं। यानी कि ये जो क्वेश्चन है ये फिनेंशियल ईयर है इसका, अप्रैल टू मार्च। फिर फॉर्मेट खींच लेते हैं। फॉर्मेट में आते हैं तो डेबिट साइड में रिसिप्ट अमाउंट, पेमेंट अमाउंट। अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जब क्वेश्चन को सॉल्व करने जाएंगे तो जैसा मैंने कहा था, सबसे पहला काम हम लोगों का होगा कि हम लोग बैलेंसिंग फिगर को यहाँ ला के दिखलाते हैं। तो देखेंगे इस क्वेश्चन में कुछ बैलेंसिंग फिगर क्या हमें मिला है। तो हम लोग को यहाँ दिखाई दे रहा है ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश ऑन एज ऑन 1/4/2019। तो इसे लिखने का तरीका होगा टू बैलेंस BD कैश इन हैंड, टोटल अमाउंट 63,000। इसके बाद अदर रिसिप्ट्स को हम लोग देखते हैं। तो अदर रिसिप्ट्स में हम लोग को सबसे पहले यहाँ इंफॉर्मेशन है कि क्लब हैज़ 500 मेंबर्स और हर एक मेंबर 100 रुपया फीस देते हैं। तो नॉर्मली हम लोग को मिलना चाहिए 500 मेंबर से 100 की दर से जो अमाउंट आएगा वो हम लोग यहाँ दिखला देंगे। लेकिन एक इन्फॉर्मेशन यहाँ पर है, तीसरा नंबर जो इन्फॉर्मेशन था कि 100 मेंबर्स नॉट पेड सब्सक्रिप्शन ऑफ द लास्ट 2 months। तो हम लोगों को एक वर्किंग छोटा सा करना होगा सब्सक्रिप्शन के लिए। करते हैं। वर्किंग्स सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड। तो टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड होने चाहिए थे 500 × 100 × 12 मीन्स 6 लाख हमें मिलना चाहिए था। लेकिन 100 मेंबर 100 की दर से 2 महीने का पेमेंट नहीं दिए हैं। मतलब हुआ कि
20,000 हम लोगों को चंदा का राशि प्राप्त नहीं हुई है। यानी टोटल सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट जो है वो हम लोगों के लिए हुआ 5,80,000। तो यहाँ करके हम लोग दिखलाएंगे 2 सब्सक्रिप्शन $5,80,000। फिर एक और रिसिप्ट का आइटम था, वो है द क्लब हैज़ फिक्स डिपॉजिट ऑफ ₹1,00,000 एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। 10% की दर से वो उसको ब्याज मिलना चाहिए था, लेकिन यहाँ फिर एक एडजस्टमेंट भी समझ सकते हैं इसको। एक एडजस्टमेंट में ये हम लोग को दिखाई दे रहा है कि इंटरेस्ट रिसीव्ड फॉर 9 मंथ्स ऑन फिक्स डिपॉजिट, मतलब 1,00,000 का हम लोगों को केवल 9 महीने का ही इंटरेस्ट मिला है। तो एक और वर्किंग इंटरेस्ट रिसीव्ड, अमाउंट इन्वेस्टेड 1,00,000, रेट 10%, टाइम 9 मंथ्स। $7,500, यानी कि हम लोगों को इंटरेस्ट प्राप्त हुआ है 7,500 रुपये। दिखेंगे 2 इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 7,500। यहाँ पर क्लब को एक और आय की प्राप्ति हुई है, वो है क्लब अपने बिल्डिंग के कुछ हिस्से को रेंट पर देती है और वो पर डे बेसिस पर है, और एक दिन का हम लोगों को 5,000 रुपया प्राप्त होता है। वहाँ ये लिखा है, यहाँ आकर के देख रहे हैं तो इसमें हमें दिखाई दे रहा है कि क्लब 5 दिन के लिए ड्यूरिंग द ईयर बिल्डिंग वाज रेंटेड फॉर 5 डेज, 5 दिन का ही हम लोग को मिलना है रेंट, क्योंकि 5 दिन ही रेंट पर उठाया गया है। तो इसको भी कैलकुलेट कर लेंगे। टू रेंट, इसे डायरेक्ट दिखा देते हैं, 5,000 इंटू 5, 25,000। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं कोई रिसिप्ट आइटम ना छूट जाए। तो मेंबर से हम लोग को सब्सक्रिप्शन मिल गया, इंटरेस्ट का पोर्शन था, इंटरेस्ट भी हम लोगों ने दिखा दिया, रेंट मिलना था, रेंट भी दिखला दिया। अब हम लोग पेमेंट साइड में चलते हैं। पेमेंट की ओर जब चलते हैं तो हम लोगों को यहाँ दिखाई दे रहा है पेड फॉर सैलरीज 1,80,000 एंड अदर एक्सपेंसेस 1,27,000। इसे दिखलाएंगे। दिखलाने का तरीका होगा बाई सैलरीज 1,80,000 बाई अदर एक्सपेंसेस 1,27,000। ये खर्चे थे। अब एक और चीज़ बच रहा है, वो है परचेज्ड फर्नीचर फॉर 1,00,000। यहाँ हम लोग ये देख रहे हैं कि ये तो रेवेन्यू नेचर का था, लेकिन ये कैपिटल नेचर का पेमेंट है, बावजूद भी हम लोग को रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में इसको दिखला देना है। बाई फर्नीचर परचेज्ड 1,00,000। अब सारे आइटम्स को हम लोगों ने दिखा दिया। अब हम लोग का अंतिम काम ये होता है कि हम लोग टोटल करेंगे डेबिट साइड का और क्रेडिट साइड का। किसी एक साइड का बड़ा होगा तो फिर बैलेंसिंग वर्क करेंगे। तो टोटल करने देखने से ही स्पष्ट हो रहा है कि डेबिट साइड का टोटल अधिक होगा, तो हम लोग डेबिट साइड में ही टोटल को सबसे पहले लिख लेते हैं।
क्रेडिट साइड के टोटल को देखते हैं तो वो निश्चित रूप से इससे कम है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि इसी आइटम को अमाउंट को जाकर के इस साइड में लिख लेते हैं, लिख ले रहे हैं। अब 6,75,000 से इधर के टोटल को माइनस कर देंगे। 2,68,000 बैलेंसिंग फिगर है, यानी कि संस्था की कुल आय 6,75,000, कुल पेमेंट जो है वो 4,07,000 है। इसलिए बैलेंसिंग फिगर जो होगा वो संस्था के हाथ में बचा हुआ कैश होगा। लिखने का तरीका होगा बाय बैलेंस CD कैश इन हैंड। बैलेंसिंग फिगर को यहाँ ला के रख देंगे। अब बैलेंसिंग फिगर डालते ही 6,75,000 डेबिट साइड का टोटल है, 6,75,500 ही क्रेडिट साइड का भी टोटल हो गया। मतलब कि हमारा क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व हो चुका है। इस प्रकार से हमने आज पहले फॉर्मेट पर काम किया, उसके बाद एक प्रश्न के माध्यम से रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को समझने का प्रयास किया। धन्यवाद। इस प्रसारण से संबंधित सुझाव, अपने प्रश्न इत्यादि आप हमें jcertrg@gmail.com तथा टोल फ्री नंबर 1800 5728 585 पर संपर्क कर सकते हैं।